दोस्तों, आज हम बहुत सारे सर्कल से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्या आप इन सर्कल्स को देख के कुछ फिगर बना सकते हैं? क्या है ये आपको हो सकता है माला लग रही हो, दो आंखें लग रही हो, आपका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसका मतलब कोई भी चीज, चाहे वो लैंग्वेज हो या शेप्स हो, अपने आप में क्लियर एकदम नहीं होती। लेकिन अब आप देखिए, एक सर्कल जो था वो फ्लावर था, बहुत सारे सर्कल जो हमें माला लग रहे थे वो एक कैटरपिलर हो सकता है, बाकी फेसेस भी हो सकते हैं। तो आज हम इसी तरह से एक रूल को पढ़ने जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के, जिसे हम कहते हैं नॉसिटर एसोसियस। नॉसिटर एसोसियस, इसके बारे में ये कहा गया है कि एक जब हम छोटे से सेक्शन पिक्चर को देखते हैं या बहुत पास से देखते हैं तो उसका कुछ मतलब निकल के आ रहा होता है। लेकिन जब हम उसे किसी और कंटेक्स्ट में पूरी पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है उसका मतलब कुछ और निकल के आए। तो यही जो प्रिंसिपल है हमने इस पिक्चर में देखा था, और इसको जो है कहा था पीपल अटॉर्नी जनरल वर्सेस कैनेडी के केस में जस्टिस ब्लैक ने। तो आइए हम इस सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नॉसिटर एसोसियस, ये जो हमारा प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का, ये जो रूल है, ये दो वर्ड से बना है। पहला है नॉसिटर और दूसरा है एसोसियस। एक का मतलब होता है बाय। तो ये जो नॉसिटर एसोसियस है, नॉसिटर मीन्स टू नो और सोसियस मीन्स एसोसिएशन। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो इट इज नोइंग बाय एसोसिएशन, और यही नॉसिटर एसोसियस का मतलब है। नॉसिटर एसोसियस इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है नो फ्रॉम द एसोसिएशन और इट इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। अब याद करिए आप अपने एग्जाम्पल को जो हमने सबसे पहले देखा था। सर्कल्स का अपने आप में कोई मतलब नहीं था, जब हमने उसके आसपास का बैकग्राउंड देखा तो हमें समझ में आया कि उनका मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ एन अनक्लियर और एम्बिगुअस वर्ड डिटरमिन्ड बाय वर्ड्स विद विच इट इज एसोसिएटेड। तो वर्ड का मतलब उसी से निकलता है जिससे कि वो एसोसिएटेड होते हैं, हम उसके आसपास देखते हैं। ये एक रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन या डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाना चाहें तो ये रूल मैक्सवेल ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हमें समझाया था। उसने कहा व्हेन टू और मोर वर्ड्स ससेप्टेबल और एनालॉगस मीनिंग susceptible of analogous meaning are coupled together, they are understood to be used in their cognate sense। तो इसमें कौन से वर्ड्स हैं? वर्ड susceptible of analogous meaning are coupled together, साथ में लेते हैं। अब इनका मतलब क्या है? susceptible और analogous। susceptible का मतलब होता है liable, analogous का मतलब similar और cognate का मतलब सेम। तो अगर कुछ वर्ड्स जिनका मतलब सिमिलर है और वो साथ में रखे गए हैं, coupled together, तो इस वो जो हैं उनका मीनिंग भी हम सेम ही मानेंगे एक स्टैट्यूट में। तो जो भी वर्ड्स हैं उनका जो कलर है, मतलब उनका जो मीनिंग है, वो एक दूसरे से ही बनता है। कोई भी वर्ड अकेले में कोई मतलब नहीं बताता। जब हम उसके आसपास की चीजें देखते हैं तब समझ में आता है। तो मीनिंग ऑफ जनरल वर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेंस एनालॉगस टू दैट ऑफ अ जनरल लेस जनरल सेंस। तो जो जनरल वर्ड्स हैं जब हम उसके आसपास देखते हैं तो हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आता है। तो ये मैक्सवेल ने हमें बताया था। अब हम इसके कुछ एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ये हमने कर ही लिया है। नॉसिटर एसोसियस, इट इज अ डॉक्ट्रिन और रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये जो है कब यूज होता है? जब हमारे पास कोई क्वेश्चनेबल वर्ड्स हैं और हमें उसका मतलब निकालना है, उसको इंटरप्रेट करना है। तो ये जो क्वेश्चनेबल वर्ड्स हैं स्टैट्यूट में होते हैं, और इन अनक्लियर या एम्बिगुअस वर्ड्स का मतलब निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें कंसिडरिंग द वर्ड्स विच इट इज एसोसिएटेड इन द कंटेक्स्ट, हमें किस कंटेक्स्ट में लेना है, जो उसके वर्ड्स जिनके साथ वो रिलेटेड है। जैसे हमने एक सर्कल देखा था, जब हम उसे पूरा फूल देखेंगे तो वो फूल के कंटेक्स्ट में यूज होगा। बाय रेफरेंस टू द रेस्ट ऑफ द स्टैच्यूट, तो पूरा स्टैच्यूट किस बारे में है उससे डिसाइड होगा कि उस वर्ड का मतलब क्या है। मान लीजिए हम बिजनेस से डील कर रहे हैं, हम बिजनेस, सेल्स और ट्रेड से यूज कर रहे हैं और वहां पर हमने प्रोफेशनल वर्ड का यूज करा। तो क्या ये प्रोफेशन जो है एक टीचर को भी इंक्लूड करेगा? क्या ये एक डॉक्टर को इंक्लूड करेगा? ज्यादातर ऐसे केसेस में हमारा अगर बिजनेस लॉ है तो हम उसे बिजनेस और ट्रेड से रिलेट करेंगे, और ऐसे वाले जो प्रोफेशंस हैं उनको नहीं रिलेट करते। तो वो रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट जिस टर्म में है उसी में बात करता है, और जो उसके आसपास के अकम्पनिंग वर्ड्स हैं उनके साथ हम उनका मीनिंग निकालते हैं। इट इज यूज्ड वेयर एवर, वेन एवर
अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंस्टिट्यूट अ वर्ड और फ्रेज जिसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। ये तभी यूज होगा जब उसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। ये प्रोफेशन जो है वो बिजनेस प्रोफेशन भी हो सकता है और ये प्रोफेशन एकेडमिक प्रोफेशन भी हो सकता है, कंसल्टेंसी भी। इट इज वाइडर दैन सिमिलर एडजस्टम जेनेरिस रूल। एडजस्टम जेनेरिस ये हमने पिछले वीडियो में किया था, अगर याद ना हो तो प्लीज आप रिवाइंड कर लो, उसको रिवाइज कर लेना। एसोसिएटेड वर्ड्स एक्सप्लेन एंड लिमिट ईच अदर। जो आसपास के वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं और उन पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं, उनके मीनिंग को क्लियर भी करते हैं और उसको छोटा भी करते हैं कि हम उसे समझ पाए। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कंटेन अ वर्ड और फ्रेज बेयरिंग मोर देन वन मीनिंग, जहाँ एक से ज्यादा मतलब है या डिफरेंट मीनिंग हो सकता है उसका जब हम अलग अलग लाइट्स में या अलग अलग कंटेक्स्ट में देखते हैं। जैसे अगर हम मोटर कैरेज की बात करें उसमें साइकिल भी आ सकती है, उसमें ट्रेन भी आ सकता है। तो हम ये डिसाइड करेंगे एक्ट के और उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग कि हमें क्या लेना है। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ वाइडर मीनिंग इम्पोर्ट इज डाउटफुल। तो जहां पर मीनिंग जो है वर्ड का उसका वाइडर मीनिंग बहुत बड़ा है और वो डाउटफुल हो जाता है, वहां पर हम इसे यूज करेंगे। ये कहाँ यूज नहीं होगा? जहां पर ये जो वाइड मीनिंग्स है, जो जहां पर हमें कंफ्यूजन हो रहा था, अगर ऐसे वाइड मीनिंग्स डेलिबरेटली यूज किए हैं, जानबूझ के यूज किए हैं उस स्टैचूट को समझाने के लिए, वहां हम इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पर्पस ही वही था कि वो वाइड यूज हो। वर्ड्स जब अपने आप में एकदम क्लियर हैं तब भी नहीं करेंगे, और अगर जो लेजिस्लेचर है उसका ऑब्जेक्ट क्लियर है, उसका पर्पस क्लियर है और वर्ड्स उसके साथ टैली करते हैं, हम तब भी नॉसिटस एसाइटिस एसोसियस को यूज नहीं करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये जो है हमें लीगल इंटेंट बताता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेजिस्लेशन में वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए जितना उसका इंटेंट, रीजन उस लेजिस्लेशन को लाने का। कई बार ऐसा होता है कि ड्राफ्ट्समैन जो है हर सर्कमस्टांसेस को या आने वाली सिचुएशंस को नहीं डील कर सकता। आज से अगर हम 100 साल पहले जाएं तो आपको क्या लगता है, अगर तब लॉ कोई बन रहा होगा तो क्या उसने एरोप्लेन्स, मोबाइल्स इनके बारे में इमेजिन किया होगा? तो कोई भी ड्राफ्ट्समैन जो है हर सिचुएशन को डील नहीं कर सकता। आगे जाके कैसे केसेस आएंगे, अगर आप निर्भया कांड को याद करो तो जब लॉ बना था क्या कोई सोच सकता था ऐसा केस भी हो सकता है? तो कोई भी जना आगे के केसेस को इमेजिन नहीं कर सकता, फोर्सी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें नॉसिटर एसोसिएट्स की जरूरत है। स्कोप ऑफ द एक्ट टू बी अडेप्टेड टू सूट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो जब कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आएंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और जब कोई अनसर्टेनिटी आए, हम क्लियर ना हो आगे क्या होने वाला है, वहां पर भी ये फ्लेक्सिबल रहता है। हमें लॉ को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। असिस्ट इन अवॉइडिंग एब्सर्डिटी, और एब्सर्ड रिजल्ट्स लाने से हमें रोकता है। गाइडेंस टू अ कोर्ट इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, और अगर कोर्ट को कोई कंफ्यूजन हो तो वो इस तरह के नियम से आगे किस किस तरह इंटरप्रेट करना है उसकी गाइडेंस लेता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट ऑफेंड्स द सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे पास तीन पिलर्स हैं, ये हमारा लेजिस्लेशन है, ये हमारी एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशियरी है। अब ये जो है नॉसिटर एसोसियस, ये जुडिशियरी को पावर देता है कि लेजिस्लेशन में उसे जो लूप होल्स दिख रहे हैं उसको चेंज कर दे, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे। तो इसकी पावर जो है वो कम हो जाती है और इसकी ज्यादा हो जाती है। द आउटकम ऑफ केसेस इज अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि हम लॉ को इंटरप्रेट जज अपने हिसाब से कर सकता है तो केसेस अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे और जुडिशियल डिस्क्रिशन और बायस जो है वो बढ़ जाएगा। दीज आर नॉट बाइंडिंग लीगल रूल्स, क्योंकि ये लेजिस्लेशन ने फ्रेम नहीं किए हैं तो दीज आर नॉट बाइंडिंग। एंड लेंदी एग्जामिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंट, पूरा इंटेंट सोचना पड़ेगा किस लिए ये रूल आया था और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ सोच देख लेते हैं जिससे ये कंसेप्ट भी आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला केस हम लेते हैं फॉस्टर वर्सेस डिफेंस का। इट इज 1887 का केस। और इसमें क्या हुआ था कि एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो, जो हमारा एपेलेंट था वो क्लॉथ बैग्स में ले गया था और रूल में ये लिखा था कि जो भी एक्सप्लोजिव्स हैं माइन के लिए वो केस या कैनिस्टर में जाने चाहिए। तो इस केस में जो डिसीजन था वो ये देखना था कि ये जो क्लॉथ बैग्स हैं क्या ये कैनिस्टर और केन के सेम सिमिलर हैं क्या ये। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा लॉ है उसमें स्ट्रेंथ देखनी थी और स्ट्रेंथ जो है इन दोनों में फर्क है। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसमें कम है। इट मींस कि ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर नॉसिटर एसोसियस जो हमारा स्टैचूट था उसको जब हमने आसपास उसकी पूरी इंटेंशन देखी तो हमें समझ में आया कि ये उसमें कवर
नहीं होता। क्लियर हो गया ये? अब इंडिया का एक देखते हैं, मंगू सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल। ये बरेली का केस है। इसमें क्या प्रॉब्लम था? इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड जो म्यूनिसिपल टैक्सेस में है उसको क्लियर करना था, और ये भी डिसाइड करना था कोर्ट को कि जो डेट ऑफ नॉमिनेशन है वहां से हमें काउंट करना है या डेट ऑफ इलेक्शन से। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस क्या थे? डिमांड को देखना था और डेट ऑफ नॉमिनेशन या डेट ऑफ इलेक्शन। अब इसमें फैक्ट्स क्या थे? इलेक्शन डिस्प्यूट था और म्यूनिसिपल इलेक्शन में डिसक्वालिफिकेशन हो गया था अपेलेंट का। क्यों हुआ था? कि उसके जो एरियर्स थे टैक्स पेमेंट के वो 1 साल से ज्यादा के थे, और उसने नॉमिनेशन तक, जब उसने डेट ऑफ नॉमिनेशन थी तब तक टैक्सेस को पे नहीं किया था, लेकिन जब डेट ऑफ पोल था तब तक उसने अपने टैक्सेस पे कर दिए थे। तो जो हमारा अपेलेंट था उसने कहा कि मैंने पोल से पहले कर दिया और डेट ऑफ जो पोल है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और अगर डेट ऑफ पोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे पहले टैक्स पेमेंट हो गया है तो ये डिसक्वालिफिकेशन जो है ये गलत है। तो प्रोविजन क्या है इसमें कि डिमांड जो है यूपी म्युनिसिपल एक्ट 1916 के अंडर डिमांड का जो मीनिंग है वो क्लियर करना था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहला तो ये था कि इंपॉर्टेंट डेट जो है वो डेट ऑफ इलेक्शन नहीं है, डेट ऑफ नॉमिनेशन है, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम जो रूल्स डिसाइडेड हैं वो नॉमिनेशन के टाइम सेट होते हैं, और नॉमिनेशन के टाइम हमें ये देखना होता है कि वो क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा है या नहीं। और जो डिमांड है वो इसमें लिखा हुआ है कि डिमांड जो है वो इस केस में इंटरप्रेट लाइट ऑफ अदर वर्ड्स, जब हम आसपास के वर्ड्स को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इट मींस एरियर्स और ड्यूज, और अगर वो अनपेड हैं तो इट विल बी इंक्लूडेड इन डिमांड। और डिमांड में हमारे अपेलेंट ने क्या कहा था कि उसने, जो म्युनिसिपल कमीशन है उसने उससे डिमांड दिया नहीं है, कोई डिमांड लेटर नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहा लेटर देने का मतलब नहीं है, सिर्फ अगर एरियर्स और ड्यूज हैं तो इट इज अनपेड म्युनिसिपल टैक्सेस। नेक्स्ट जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है, आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था क्वेश्चन कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड डिटेन्ड अंडर सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो इसमें फैक्ट्स क्या थे कि एक मैरिड वुमन थी और उसने अपने हस्बैंड को छोड़ के वो किसी और के साथ रहने लगी थी, वो हमारा एपेलेंट था। अब हमारे आईपीसी सेक्शन 498 में क्या प्रोविजन है कि whoever takes or entices away a woman who is who is whom he knows or he has a reason to believe is wife of any other man with the intent that she may have illicit intercourse with any such person or conceals or detains विद दैट इंटेंट एनी सच वुमेन शैल बी पनिश्ड। तो इसमें कंसील और डिटेन का क्या मतलब है? तो क्या कोर्ट ने क्या कहा? डिटेन का नॉर्मल मतलब तो ये होता है कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ रोकना। तो एपेलेंट ने कहा कि इस लेडी को उसने उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं रोका था, वो तो अपनी मर्जी से आई थी, वॉलेंटरी। तो इस केस में ये सेक्शन 498 अप्लाइड नहीं होता। तो कोर्ट ने क्या कहा, आसपास के पूरे सेक्शन को देख के हमें ये दिखता है कि उसका मतलब तो यही है, लेकिन जब हम पूरे सेक्शन को देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं निकलता। इसको सेक्शन में देखने के बाद हमें समझ में आता है कि एंटाइसिस और कंसील्स जो है वो हस्बैंड के लिए यूज हुआ है। ये जो लॉ है इसमें जो कंसील करना है वो हस्बैंड के लिए है। तो ये जो 498 है, इट कंसील्स द राइट ऑफ द हस्बैंड, और इसलिए ये जो उसने मैरिड वुमेन को रखा था, इट हैज टू बी विद द परमिशन ऑफ द हस्बैंड। सो 498 वाज एप्लीकेबल। क्लियर हो गया ये? तो नॉसिटर एसोसिएट्स हमारा मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गयागा। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा नॉसिटर एसोसिएट्स और एजस्डम जेनेरिस में। ये दोनों सिमिलर है, तो आइए हम इन दोनों के डिफरेंसेस को भी एक बार समझ लेते हैं। इस एक पिक्चर को देखिए आप, दो ग्लास बने हुए हैं, एक में ग्लास लिखा हुआ है और एक में दूसरे में भी ग्लास है। तो हमें कैसे पता चलेगा? लॉ में अगर ग्लास लिखा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर वो एजस्टम जेनेरिस है तो हो सकता है वहां लिखा हो कप्स, प्लेट्स, एटसेट्रा। तो अगर कप, प्लेट्स, एक्सेट्रा लिखा है तो एजस्टम जेनेरिस लगेगा और वहां पर ये वाला ग्लास होगा। लेकिन अगर वहां पर एटसेट्रा या ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा, स्पेशल वर्ड मीनिंग वाला वर्ड नहीं लिखा, और वो ग्लास जो है, अगर हम क्रॉकरी या यूटेंसिल्स के से रिलेटेड रूल्स में बात कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड रूल्स में बात कर रहे हैं, तो ये वाला ग्लास होगा। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन हो गया, घर हो गया, फर्नीचर, इससे रिलेटेड रूल्स बात करेंगे तो ग्लास हो जाएगा। तो अगर हम एक्सेट्रा वाला वर्ड है तो वो एडजस्टम जनरस हो जाएगा, और अगर हम लॉ को हमें स्टडी करना पड़े, उसमें क्रॉकरी ना लिखा हो, तो वो नॉसिटर एसोसिएट्स हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस। एडजस्टम जेनेरिस, इट मीन्स ऑफ द सेम काइंड। जब एक कैटेगरी दी हो उसमें सेम काइंड, और यहाँ पर नोन फ्रॉम द एसोसिएशन, हमें आस पास के एसोसिएशन को देखना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एडजस्टम जेनेरिस राइजेस इफ कैच ऑल फ्रेज
कोई एंड में हो, जैसे हमने अभी किया था एटसेट्रा, ऑफ सच काइंड या एनी अदर, तो फिर ये यूज होगा। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिटर एसोसिस अराइजेस व्हेन द क्वेश्चनेबल मीनिंग ऑफ अ डाउटफुल वर्ड इज देयर। जब कोई क्वेश्चनेबल मीनिंग हो डाउटफुल वर्ड का, तब हम इसको यूज करेंगे। Agestum generis is actually an application of Nocitor Associates, and Nocitor Associates is wider than the rule of Agestum generis. ये एक तरह से इसको भी इंक्लूड कर लेता है। No, Agestum generis refers to things similar in character to the other items in the list। जो items list में दिए हुए हैं पहले से ही, उनमें सिमिलर चीज होगी तो हम इसे यूज करेंगे। और मीनिंग मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द वर्ड्स दैट सराउंड इट, कंटेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और द स्टैट्यूट एट द होल। तो यहाँ पर तो एक लिस्ट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमारा हो सकता है हमें पूरे स्टैट्यूट को कंसिडर करना पड़े। जैसे अभी मैंने ग्लास की बात करी, अगर कंस्ट्रक्शन है, फर्नीचर है, तो हम ऑब्वियसली पीने वाली ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हमें उस पूरे स्टैट्यूट को देखना पड़ेगा। यूज फॉर इंटरप्रेटिंग लूजली रिटन स्टैट्यूट्स, जब स्टैट्यूट्स लूज हो और हमने एटसेट्रा और ऐसे वर्ड्स लिख दिए। और यहाँ पर ये है जब हमारे स्टैट्यूट में कोई क्वेश्चनेबल वर्ड्स हो जिनका एक से ज्यादा मीनिंग होता है। ये कोड कब यूज करता है एचएसडम जेनरस? जब क्लासिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है, एक क्लास कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन जहां कैटेगरी नहीं बनाई है और वहां पर वर्ड और फ्रेज आता है जिसका एक से ज्यादा मतलब है, तो हम नॉसिटर एसोसिएट्स यूज करेंगे। जैसे कि सन, मून एंड अदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, हमने एक क्लासिफिकेशन बना दिया है ना यहाँ पर। हम सन मून के साथ माउंटेन्स तो नहीं लेंगे, तो क्लासिफिकेशन एक क्रिएट हो गया। यहाँ पर जो है नॉसिटर एसोसिएट्स में वो कोई भी वर्ड हो सकता है जिसका एक से ज्यादा मीनिंग होता हो। एक एग्जाम्पल हम लास्ट ले लेते हैं, इससे आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इसमें केस क्या है कि स्टैट्यूट कहता है कि इंटरेस्ट, एन्युटीज एंड अदर एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एनुअल ना दिया हुआ होता और यहाँ पर वीकली और मंथली इंटरेस्ट हमें सोचना पड़ता, तो फिर यहाँ पर नॉसिटर एसोसिएट्स का इस्तेमाल होता। क्यों होता? क्योंकि वहां पर उसे खुद इंटरप्रेट करना पड़ता स्टैट्यूट को देखकर कि ये कौन सा वाला इंटरेस्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो नॉसिटर एसोसिएट्स की जरूरत नहीं है और ये क्लियर हो जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक